सुप्रभात। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय शिक्षिका, आप नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज 8वीं कक्षा की पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका स्पष्टीकरण सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले इसके लेखक का नाम हमें जानना ज़रूरी है। इसके लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। तो अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो-गरीब है। बच्चों, आपको पता है आजकल जितनी आधुनिकता है, जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है हर क्षेत्र में, तो यहाँ पर आज हम मोबाइल में एसएमएस भेजते हैं, तार, डाक, ये सब फैक्स, ये सब कुछ आया है संदेश पहुँचाने के लिए, मैसेजेस पहुँचाने के लिए। पहले तो ये सब कुछ नहीं था। पहले तो केवल पत्र थे और पत्र का बहुत महत्व था। तो लेखक ने हमें यहाँ पर वही बताने की चेष्टा की है कि जितनी भी दुनिया तरक्की कर ले, उन्नति कर ले, संचार के साधन अधिक से अधिक न्यूनतम होते जाएं, फिर भी चिट्ठियों का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है। कितना भी आज एसएमएस भेजे जाएं, फैक्स भेजे जाएं, लेकिन चिट्ठियों का स्थान वो नहीं ले सकते। यही बात यहाँ पर हमें लेखक ने बताई है। तो लेखक का कहना है, पत्रों की दुनिया भी अजीबो-गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। तो आप सभी को पता है कि पत्रों की दुनिया बहुत अजीबो-गरीब होती है। मतलब अजीबो-गरीब अर्थात अलग से, बहुत अलग होती है। और उसकी उपयोगिता भी हमेशा, उसका जो उपयोगिता अर्थात उसका लाभ भी हमेशा हमें मिलता रहता है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दुनिया जो है पत्रों की, वो बहुत ही अलग है। उनकी उपयोगिता भी, उनका लाभ भी अलग है। पत्र जो हम काम कर सकते हैं, लेखक का कहना है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार अर्थात जो आवागमन जो होता है, संचार अर्थात संदेश पहुँचाने का रास्ता, संदेश जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। कितने भी नए साधन हो, वो पत्रों की जगह नहीं ले सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस में हमें कहाँ मिलता है। लेखक का कहना है कि आप कितने भी एसएमएस कर लो, कितने भी फ़ोन कर लो, लेकिन पत्र लिखने में जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो सुख मिलता है, वो हमें ये एसएमएस या फ़ोन पर नहीं मिलता। तो पत्र का ये नया सिलसिला जो है शुरू करते हैं, वो राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होता है। हम देखेंगे केवल हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं या हमारे मित्र मंडल जो होता है, केवल उनके लिए ही हम पत्र का इस्तेमाल नहीं करते, हाल जानने के लिए पत्र का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में जितने विवाद, तमाम विवाद जो होते रहते हैं, नई नई घटनाएं होती रहती हैं, वो उसकी जो जड़ है वो भी पत्र ही है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। और बच्चों, आप सबको पता है कि जो लिखित रूप में होता है वही सत्य माना जाता है। तो जितने भी यहाँ पर साहित्य हैं वो लिखित रूप में है, मतलब पत्रों के द्वारा हैं, लिखे गए हैं। तो वो यहाँ पर ही ये मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो मानव सभ्यता में ये जो पत्र हैं, चाहे हमारे एसएमएस, फ़ोन
फैक्ट्स वो जो कुछ भी हों, लेकिन इन पत्रों ने एक हमारे मानव सभ्यता में बहुत ही, उनके विकास में, मानव सभ्यता के विकास में बहुत ही अनूठी, मतलब बहुत ही अलग सी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग क्यों न हो। तो पत्रों का भाव सबका एक सा है, मतलब अर्थात हम हमारे परिवारजन को पत्र लिखते हैं, हमारे मित्र को पत्र लिखते हैं, हमारे सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, तो उस समय सब जो हैं वो एक ही भाव से लिखते हैं, हाल जानने के भाव से लिखते हैं। तो भले ही उसका नाम अलग अलग हो, आज हमारे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनमें जो है वो पत्र के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में उत्तरम भी कहा जाता है, जाबू भी कहा जाता है, या लेख भी कहा जाता है। और तमिल में क्या कहा जाता है? कड़िद। क्या कहा जाता है तमिल में? कड़िद। अर्थात हमारी भाषाओं के अनुसार पत्र के नाम भी उन भाषाओं के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे फिर से एक बार मैं उसकी पुनरावृत्ति करती हूँ। जैसे उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू या लेख, और तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे पत्र जो होते हैं वो हमारी यादों को संजो के रखते हैं, हमारी यादों को संजो के रखते हैं। देखिए आज हम मोबाइल से हम SMS भेजते हैं और डिलीट कर देते हैं, किसी का आता है हम पढ़ते हैं और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पत्र होते हैं वो हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। हम क्या करते हैं, पत्र, किसी का भी पत्र आने पर पढ़ते हैं और अच्छे से उसको सहेज कर संभाल कर रखते हैं, है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हम उन यादों को अच्छी तरह से संभाल कर रख सकते हैं। संचार के जितने भी आधुनिक साधन हैं, इसमें हम उन यादों को संभाल कर, उन संदेशों को संभाल कर नहीं रख सकते, है ना। तो हर एक की अपनी अपनी पत्र लिखने की कला होती है और पत्रों का अपना एक दायरा होता है। अर्थात ये जो पत्र लिखने का तरीका जो है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है और उस तरह से वो लिखते हैं। तो दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो बच्चों देखो, इस आंकड़े से हमें पता चलता है कि पत्र का क्या महत्व है। चाहे संचार में कितनी भी उन्नति हो जाए, लेकिन डाक में जो चिट्ठियाँ डलती हैं या फिर पत्र डलते हैं, उनका महत्व कम नहीं होता। तो हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लेखक ने कहा है कि केवल भारत में, यहाँ पर मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, केवल भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। मतलब लोग जो हैं केवल भारत में एक दूसरे को कितनी चिट्ठियाँ लिखती हैं, एक दिन में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ लिखते हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखता है। तो इस आंकड़े से तो हमें पता चल गया बच्चों कि पत्र कितनी अहमियत रखता है हमारे जीवन में। तो पंडित अब यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने हमें बहुत से उदाहरण भी दिए हैं। जैसे पहला उदाहरण उन्होंने पंडित नेहरू का दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि, यहाँ पर उनका एक कथन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन लेखक ने
बताया है हमें कि हज़ारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब यहाँ पर पंडित नेहरू का क्या कहना था जब 1953 में उन्होंने ये कहा था कि हज़ारों साल पहले संचार का जो साधन था, अर्थात संदेश लेने और देने का जो साधन था, वो केवल हरकारे, रनर्स, हरकारे अर्थात ये मनुष्य ही होते थे जो एक स्थान से दौड़ते हुए दूसरे स्थान तक जिसको संदेश पहुंचाना है वहाँ पर वो जाते थे। मतलब कोई साधन नहीं था, आवागमन का कोई साधन नहीं था। रनर्स यहाँ पर कहा गया, हरकारे, रनर्स, जो भागकर संदेश पहुँचाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, ऐसे दौड़ते हुए जाया करते थे और संदेश पहुँचाया करते थे। सबसे पहले इस तरह से संदेश पहुँचाया जाता था। फिर उसके बाद तेज़ घोड़े आए, फिर घोड़ों के द्वारा संदेश पहुँचाया जाने लगा। फिर उसके बाद पहिए वाले गाड़ियाँ आई जिसके कारण हमें संदेश फिर से ज़रा जल्दी से पहुँचाए जाने लगे। अब जो है हमें पता है कि रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया है, बहुत जल्द हमें संदेश मिल जाया करते हैं। तो तार ने रेलों में भी तेज़ गति से संवाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब देखिए, पहले हम जैसे पिक्चर्स में सुना करते थे या देखा करते थे, आज भी कोई अगर पुरानी पिक्चर हम देखते हैं तो उसमें ऐसे कहा जाता है, कैसे कोई दृश्य होता है कि तार आया है तो लोग सब डर जाते हैं। मतलब तार आया है मतलब कोई एक अर्जेंट, जिसे कहेंगे बहुत ही खबर जो है वो आई है, इस तरह से वो बताया जाता। तार अर्थात जलद गति से पहुंचने वाला संदेश, तार अर्थात जलद गति से पहुंचने वाला संदेश। तो तार जो है वो बहुत जल्द वो संदेश पहुंचाया करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हरकारे जो दौड़ते हुए संदेश पहुंचाया करते थे, उसके बाद तेज़ घोड़े आ गए, फिर उसके बाद रेलवे, फिर तार। इस तरह से हमारे विज्ञान में जिस गति से उन्नति होती गई, उसी तरह से संदेश पहुंचाने के माध्यम भी जो है वो अलग अलग होते गए। और जितनी जल्दी हो सके, आज हम देख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस तरह से हमें संदेश मिल जाते हैं, फ़ोन द्वारा, मोबाइल द्वारा, फैक्स द्वारा, इस तरह से हमें मिल जाते हैं। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अब पिछली शताब्दी में जैसे ही हमारे भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो अभी का कथन था कि 1953 में उन्होंने कथन किया था कि किस किस तरह से संदेश या संचार के माध्यम बदलते गए। फिर उसके बाद वहाँ पर सोच विचार और विमर्श का आरंभ हुआ कि हम पत्रों को किस तरह से सहेज कर रखें या पत्र लिखने की कला को किस तरह से हम बच्चों में, आने वाली हमारी पीढ़ी में ज़िंदा रखें। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्रियाकलाप होने लगे, एक्टिविटीज़ होने लगे। तो ऐसे ही पत्र लेखन की ये जो कला है, यहाँ पर लोग चाहते थे कि जो हमारी पत्र लेखन लिखने की जो धरोहर है, जो कला है, वो कभी ना ख़त्म हो। तो इसके अनुसार प्रयास शुरू होते गए। तो डाक व्यवस्था के अर्थ के साथ जो है वो पत्रों को सही दिशा मिलने लगी। तो जो डाक खाना था, जो पत्रों को देने का, भेजने का जो माध्यम था, वहाँ पर सही दिशा मिलने लगी। तो कैसे मिलने लगी? पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो सबसे बड़ा कदम यूँ कहेंगे, पत्र की कला को जीवित रखने का सबसे बड़ा कदम क्या हुआ कि उन्होंने ये फैसला किया कि इस कला को जीवित रखने के लिए हम बच्चों में इस कला को जीवित करेंगे। तो इसका माध्यम कौन सा था? इसका माध्यम था पत्र को पाठ्यक्रम में शामिल करना। ये सबसे बड़ा कदम था
जो आज भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भाषा के विषय होते हैं उनमें पत्र का अपना एक महत्व है और उसी तरह से उसके अंक भी दिए जाते हैं ताकि इस कला को हर बच्चे में वो जीवित देख सकें। तो इसी तरह उस समय जो है एक फैसला लिया गया कि पाठ्यक्रम में पत्र की कला को हम रखेंगे ताकि हर बच्चा पत्र लिखने की कला में निपुण हो जाए। तो इसी तरह ये पहला कदम था। तो अब जो है भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। तो केवल भारत में ही ये प्रयास नहीं चले पत्र के कला को जीवित रखने के, पूरी दुनिया में भी ये प्रयास किए गए कि पाठ्यक्रम में रख कर हम बच्चों में या आने वाली पीढ़ी में पत्र के महत्व को हम उनको बता सके और वो भी पत्र के महत्व को समझ सकें। इसी तरह से पूरी दुनिया में प्रयास शुरू हो गए थे। और डाक संघ, विश्व डाक संघ, आप जानते होंगे बच्चों, विश्व डाक संघ अर्थात केवल भारत के ही नहीं, एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें दुनिया के सारे देशों के डाक विभाग वहाँ पर बनाए गए। वो उसको कहा जाता है कि विश्व डाक संघ। तो उनकी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो विश्व डाक संघ जो था तो उन्होंने कैसे प्रयास किए, तो उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी ताकि बच्चों में पत्र लिखने की कला जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे जो हैं उसमें रुचि ले सकें। इसीलिए उन्होंने प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें हिस्सा ले सकें और उस कला में निपुण हो जाएं। तो उन्होंने 1972 से ये काम शुरू किया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब हमें पता है, देखिए बच्चों, जब हम छोटे थे उस समय हम पत्र लिखा करते थे हमारे सगे संबंधियों को, हमारी मासी को, फूफी को, नानी को, इस तरह से हम पत्र लिखा करते थे। या फिर किसी दूसरे गांव में जो सहेलियां होती हैं, जो मित्र होते हैं, हम उन्हें भी पत्र लिखा करते थे। उस समय तो टेलीफोन थे जो बहुत ही कम घरों में थे, मोबाइल का तो नामो निशान नहीं था, फैक्स पता नहीं था, SMS पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, केवल हमें पत्र पता था कि पत्र हमें लिखना है। तो हम जो है बचपन में पत्र ही लिखा करते थे अपने सगे संबंधियों के लिए, उनका हाल जानने के लिए, अपना हाल बताने के लिए। और विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं पत्र कब लिखती थी, जब मेरा रिज़ल्ट आता था। तो आज जिस तरह से हम फ़ोन उठाते हैं रिज़ल्ट आने के बाद और फ़ोन लगाकर जिस तरह से हम वार्तालाप करते हैं, उस समय तो नहीं था। तो हम पत्र के द्वारा हमारा जो भी रिज़ल्ट है वो हमारे सगे संबंधियों को, हमारे मित्र परिवार को बताया करते थे। एक पत्र लिखते समय अलग ही खुशी हुआ करती थी हमें, और हमारी जो भावनाएं जो हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो उस कलम के द्वारा उस पत्र में निकल आते थे। और पत्र पढ़ने के बाद हमें इतना अच्छा लगता था कि हमने इतनी अच्छी तरीके से पत्र लिखा है। और एक बात बताऊं बच्चों, जिस तरह से हम पत्र लिखते थे ना, तो हमारा जो शब्दकोश है वो बढ़ जाता है। आज आप भी इसी तरह से घर पर जो है वो अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, आप एक बार पत्र लिख कर देखो किसी सगे संबंधी को। ये सब जाने दो, जितने संदेश आते हैं जाते हैं, आधुनिकता कितनी आई है, फ़ैन है, जितने भी फ़ोन हैं और फैक्स हैं, ये सब छोड़ दो, पत्र लिखना शुरू करो। पत्र लिखने से क्या होता है, हमारा शब्दकोश जो है वो बढ़ जाता है। नए नए शब्द निर्माण करने की जो क्षमता है वो हमें बढ़ जाती है। इसीलिए पत्र भी लिखा करो। भले ही दुनिया कितनी ही तरक्की कर ले, कितनी ही उन्नति कर ले, लेकिन पत्र भी हमें लिखना है। ये भी एक कला है जिसमें हमको निपुण होना है। तो इसके बहुत से लाभ भी होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हमारी वोकैबुलरी, हमारा शब्दकोश जो है वो बढ़ जाता है। और इससे क्या था, हमारी जो भावनाएं हैं वो उसमें दिख आती हैं। तो इसी तरह से हमें इस
जिस तरह से हम स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, इसी तरह से पत्र को लिखना भी हम एक आदत हमें बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही बात बताई गई है कि कितने भी विकास हो जाए संचार के क्षेत्र में, पत्र की जगह वो नहीं ले सकता। तो आज हम देखते हैं शहरों में जो है वो बहुत ज़्यादा टेलीफोन जल्दी आ गए, मोबाइल जल्दी आ गए। उतनी जल्दी उन्नति देहातों में नहीं होती, गाँव में नहीं होती, है ना। तो गाँव में, देहातों में जो ही पत्र ही चला करते हैं। तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब चाहे ये जितने भी आधुनिक साधन हैं वो आए और इन्होंने पत्र की संख्या रोक दी, यहाँ पर पत्र की संख्या रुक गई, लेकिन जितने व्यापारिक डाक होते हैं, जैसे मैंने बताया आजकल जितने भी कामकाज चलते हैं वो फ़ोन के संदेशों द्वारा नहीं चलते, वो फैक्स के संदेशों द्वारा नहीं चलते, वो एसएमएस द्वारा नहीं चलते, उस पर लिखित रूप कागज़ पर होना ही होता है। इसीलिए हमारे जीवन में पत्र का जो महत्व है कम हुआ है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से जब हम देखते हैं वहाँ पर सबूत के तौर पर डाक में पत्र का होना ज़रूरी ही होता है। व्यापारी वहाँ पर वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आज हम स्कूल में भी जाते हैं, हमको यदि आज हम स्कूल नहीं आए या कल स्कूल नहीं आना है, हम ऐसे ही हमारे प्राचार्य को बोल देते हैं, हमारे वर्ग शिक्षक को बोल देते हैं क्या हम नहीं आने वाले हैं। ऐसे ओरली तो कोई नहीं लेता, वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन दो, है ना, अनुरोध पत्र दो, अर्थात क्या, पत्र देना, है ना, पत्र लिखना। तो ये लिखित रूप हो गया। तो जहाँ पर ये जितना व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पर पत्रों का महत्व कम नहीं हो रहा है, घट नहीं रहा है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। आप सभी को पता है कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर बारीकी से हम उन पत्रों की इतिहास में जाएं तो हमें पता चलेगा तो इनमें कोई फ़र्क नहीं आया है। आज मैं समझती हूँ, जैसे लेखक ने भी कहा है कि आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पत्र लिखा ना हो, या समझो वो अनपढ़ है तो उसने किसी से लिखाया ना हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और पत्र जो है, लोग जो है पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हम लिखते भी हैं, हम भी, और इंतज़ार भी करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है कि सैनिक सरहद पर जो हमारे सैनिक, हमारी रक्षा करने वाले जो होते हैं, वो उनके परिवारजनों का किस उत्सुकता से उनके पत्रों का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और उनका महत्व, पत्रों का महत्व ये सैनिकों से पूछा जाए तो वही बता सकते हैं कि पत्रों का महत्व उनके लिए क्या होता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वो बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत दूरी ये घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो पहले जो हैं, जैसे मैंने बताया, ये दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इन साधनों में आधुनिकता आती गई। पहले कई महीनों बाद या कई दिनों बाद पत्र मिला करते थे, क्योंकि उतने साधन, जलद गति के साधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन आज परिवहन साधन जो हैं, जैसे बसेस हैं, रेलवे है, एरोप्लेन हैं, ये जितने भी साधन हैं, ये सब जो हैं आज उपलब्ध है, जिसके कारण हमको पत्र या चिट्ठियाँ बहुत जल्द मिल जाती हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान
इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। बच्चों, आप सबको पता है कि देश में ऐसे जैसे मैंने कहा कि डाकघर वाले जो होते हैं अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल में जो है डाकघर वालों की एक प्रतियोगिता थी जिसमें बहुत से बच्चों ने भाग भी लिया था, ताकि वो इन पत्रों की विरासत संजोकर रख सकें। तो ऐसे बहुत से प्रतियोगिताएं होती हैं, तो इसलिए जो है वो अब पत्र को अपनी विरासत के रूप में संजो कर रखना ऐसे बहुत से लोगों का शौक़ होता है। और कुछ बच्चे जो है, कुछ लोग जो हैं, वो जितनी चिट्ठियां हैं पुरखों की वो सब संभाल कर रखते हैं। अब पुरखों की बात अगर आ गई है, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे संग्रहालय हैं हमारे पास कि जहाँ पर गांधी जी की चिट्ठियाँ, कई लेखकों की चिट्ठियाँ, कई महान विभूतियों की चिट्ठियाँ वहाँ पर संजोए रखी हुई, उनके हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों का शौक़ होता है कि बड़े बड़े लेखक, पत्रकार जो होते हैं, इनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं, उद्यमी अर्थात मेहनत करने वाले, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान अर्थात खोज करना, अनुसंधान अर्थात खोज करना या रिसर्च करना। तो ये जो जितने लोगों की लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, सन्यासी, किसान, ये जो उनकी पत्र रचनाएं हैं, तो वो जो संजोए कर रखे हुए हैं, यदि हम उनको लेकर पढ़ते हैं तो उन पर हम रिसर्च कर सकते हैं, उन पर हम खोज कर सकते हैं। ये ऐसे विषय हैं। अगर आज हम जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो यदि हम आज एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को वो फ़ोन पर बात करते, उस समय फ़ोन था, फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन उन्होंने एक तरीका इस तरह से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को सिखाने का एक तरीका ऐसे चुन लिया पत्रों द्वारा कि पत्र उनकी बेटी तक जब वो पत्र पहुंचते थे तो उस तरह से जब वो जो ज्ञान अपनी बेटी को देते थे तो उन्होंने वो संजोए रखा। क्यों संजोए रखा? ताकि आने वाली पीढ़ी, जितने भी बच्चे हैं, वो भी उस लिखित रूप के पत्रों को पढ़ सकें और प्रेरणा उनको मिल सके। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसा भी हो सकता ना, पंडित नेहरू फ़ोन पर भी कह सकते थे बेटी को, अपने इंदिरा गांधी को जो भी कहना है, उनको जो भी सलाह देनी है, जो भी ज्ञान देना है, फ़ोन पर ही कर लेते, पर उन्होंने इस तरह से नहीं किया। उन्होंने पत्र को महत्व दिया, पत्र को साधन बनाया, माध्यम बनाया कि अपनी बेटी को वो ज्ञान दें, इस तरह से ज्ञान दें, और जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिल सके। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे मैंने इसे अभी बताया था कि पत्रों को सहज कर रखना आसान है, हम मोबाइल में एसएमएस पढ़ते हैं और डिलीट कर देते हैं, और ज़्यादा देर तक भी हम उन संदेशों को अपने मोबाइल में रख नहीं सकते। इसीलिए ये केवल संदेश पहुंचने तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन पत्र का ऐसे नहीं होता। पत्र जो है वो हम संजो कर रख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके पत्र द्वारा, पत्र लिखे गए पत्र ही हैं। अभी आप यहाँ पर लेखक कह रहे हैं हम कि आप जो मैसेज देते हैं या संदेश एक दूसरे को देते हैं, कितनी देर तक आप रख सकते हैं? ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, हम डिलीट कर देते हैं। आज हमारे पास जितने महान विभूतियों के, महान लोगों के संदेश और पत्र हैं, वो जितनी भी हस्तियां हैं वो हमने आज धरोहर की तरह यहाँ पर रखी है। जैसे मैंने कहा कि गांधी जी के पत्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र, इंदिरा गांधी के नाम, ये जितने भी पत्र हैं वो संग्रहालय में संजोए संभाल कर रखे हुए हैं, जिससे कि आज तक हम उन पत्रों से प्रेरणा लेते हैं। तो आज इतना ही बच्चों। अगले एपिसोड में जितना बाकी बचा है वो
हम स्पष्टीकरण देखेंगे। आज हमने क्या देखा? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में चिट्ठियों का महत्व, पत्रों का महत्व, भारत की भाषाओं में पत्रों को क्या नाम दिया गया है, गांधी जी ने 1953 में पत्रों के लिए क्या कथन किया था, और इंदिरा गांधी को उन्होंने फ़ोन पे अपनी सलाह नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया, पत्रों द्वारा उनको ज्ञान दिया, उनको सलाह दी, उनको सिखाया। इसका क्या महत्व है, और व्यापारिक क्षेत्र में भी पत्रों का महत्व आज हमने जाना। और जितना स्पष्टीकरण हुआ है, मैं समझती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब दूसरे एपिसोड में इसके आगे का स्पष्टीकरण देखेंगे।